नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आईएएस प्रेप एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज की तारीख है 26 अगस्त 2020 और आज का डे 30 हम डिस्कस करने जा रहे हैं। आज के डेली 30 में संवैधानिक संस्थाएं जो हैं उनमें से कुछ संस्थाओं के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। जैसे योजना आयोग है जो अब नहीं रही, नीति आयोग है, एससी एसटी कमीशन है, चुनाव आयोग है। इन पर जो प्रश्न पूछे जाते हैं पॉलिटी के आज के सेशन के अंतर्गत इसको हम डिस्कस करेंगे और 10 प्रश्न आज के करंट अफेयर पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं और लेते हैं पहला प्रश्न। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जिसके अंतर्गत वित्त आयोग का प्रावधान है? वित्त आयोग का प्रावधान किसके अंतर्गत किया गया है? ये अनुच्छेद है 280। अनुच्छेद 280 के अंतर्गत अर्ध न्यायिक निकाय के रूप में वित्त आयोग का प्रावधान है। तो ये कैसा निकाय है? अर्ध न्यायिक निकाय है और इसका गठन राष्ट्रपति द्वारा हर 5वें वर्ष या आवश्यकता अनुसार उससे पहले भी किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि 5 वर्ष से पहले किया नहीं जा सकता, लेकिन वैसे नॉर्मली 5 साल पर किया जाता है। तो अनुच्छेद 280 बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट है कि वित्त आयोग में एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होते हैं, और दूसरा है कि वित्त आयोग के सदस्यों की पुनः नियुक्ति नहीं हो सकती। वित्त आयोग का जो गठन किया जाता है उसमें एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं, ये बात सही है, जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। उनका कार्यकाल भी राष्ट्रपति के द्वारा ही निश्चित किया जाता है और इन सदस्यों को फिर से नियुक्त किया जा सकता है। ये ध्यान रखिएगा, पुनर्नियुक्ति का अधिकार है, पुनर्नियुक्ति हो सकती है। तो दूसरा गलत है, पहला सही है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्त आयोग के संबंध में ही ये बात है कि संघ और राज्यों के बीच करों के शुद्ध आगमों का वितरण क्या ये करता है वित्त आयोग? बिल्कुल ये करता है। भारत की संचित निधि में से राज्यों के राजस्व में सहायता अनुदान को शासित करने वाले सिद्धांत, इस पर भी ये कार्य करता है। अगला जो प्रश्न ऑप्शन दिया है कि भारत की संचित निधि पर पूर्ण अधिकार, ये इसका नहीं होता है वित्त आयोग का। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, ये सही नहीं है। भारत की संचित निधि पर इसका अधिकार नहीं होता है। ठीक है, भारत की संचित निधि में से राजस्व के जो राजस्व की बात आती है, यानी कि राज्यों के राजस्व में सहायता अनुदान को शासित करने वाले सिद्धांत की बात तो ये करता है, लेकिन पूर्ण अधिकार वित्त आयोग का नहीं होता है संचित निधि पर। ठीक है, राज्य की संचित निधि के लिए आवश्यक जो संवर्धन के लिए आवश्यक उपाय हैं उसको भी ये करेगा, लेकिन जब पूर्ण नियंत्रण की बात आती है, बार बार मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूं कि आप कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, पहला स्टेटमेंट है उसका, वित्त आयोग की सिफारिश की प्रकृति बाध्यकारी होती है, यानी कि बाध्यकारी इस मामले में कि वित्त आयोग ने जो भी कहा उसको मानना ही पड़ेगा, स्टेट को, गवर्नमेंट को मानना पड़ेगा। दूसरा है कि वित्त आयोग की सिफारिशों को मानने के लिए सरकार बाध्य होती है, उसी की व्याख्या दी हुई है। ये दोनों गलत है। ऐसी कोई बाध्यकारी सिफारिश ये नहीं करता है, ये अपनी बात करता है और केंद्र सरकार पर निर्भर करता है कि वो इसको माने या ना माने। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट गलत है, इसलिए डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, वित्त आयोग और अध्यक्ष के नाम दिए हुए हैं। पहला वित्त आयोग, पहले जो वित्त आयोग के अध्यक्ष थे वो थे क्षितिज चंद्र नियोगी, ये बिल्कुल सही है। 5वां वित्त आयोग जो था महावीर त्यागी इसके अध्यक्ष थे। 6ठा वित्त आयोग यहाँ पर दिया है वाई चौहान, ये गलत है। और 6ठा और 8वां भी दिया है वाई चौहान। मैं आपको बताना चाहता हूं कि 8वें के वाई चौहान सही है, लेकिन 6ठा जो दिया हुआ है, 6ठे वित्त आयोग के अध्यक्ष थे ब्रह्मानंद रेड्डी। कभी कभी उठाकर पुरानी लिस्ट भी आपसे पूछ ली जाती है, तो उस लिस्ट को आप रिवाइज कर लीजिए। पहला तो इंपॉर्टेंट है ही है, बाकी ये सब भी इंपॉर्टेंट है। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है उसमें वित्त आयोग और अध्यक्ष के नाम फिर से हैं, लेकिन इसमें अभी लेटेस्ट के नाम पूछे गए हैं। इसके अंतर्गत दिया हुआ है कि 10वां जो वित्त आयोग था इसके केसी पंत, कृष्णचंद्र पंत थे। क्या ये बात सही है? 10वें वित्त आयोग के अध्यक्ष, ये बिल्कुल सही दिया हुआ है, यही थे। 13वां जो वित्त आयोग है उसके अध्यक्ष विजय एल केलकर थे, ये भी सही है। 15वां वित्त आयोग के अध्यक्ष एनके सिंह है, ये भी सही है। और जो 14वां वित्त आयोग था इसमें दिया हुआ है चक्रवर्ती रंगराजन, लेकिन 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे वाई वी रेड्डी, यागा वेणुगोपाल रेड्डी। तो ये गलत हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका यही सही उत्तर हो जाएगा, डी। इसको नोट करते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा अनुच्छेद 338 का संशोधन करके एससी एसटी यानी कि अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए एक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की गई थी? तो इससे रिलेटेड कभी भी आपसे संविधान संशोधन पूछा जाए तो 65वां संविधान संशोधन ध्यान रखिए,
65वां संविधान संशोधन 1990 में पारित किया गया था और 1990 में इसको पारित करने के बाद में अनुच्छेद 368 का इसमें संशोधन किया गया था। उसके बाद ही अनुसूचित जाति और जनजाति के विषय में विचार करने और उन पर अपना प्रतिवेदन देने के लिए एक नेशनल लेवल पे कमीशन का गठन किया गया था। ठीक है, तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अनुसूचित जाति तथा जनजाति जो आयोग है उसके बारे में दो स्टेटमेंट दिए हैं। पहला स्टेटमेंट है कि वर्ष 2003 के 89वें संविधान संशोधन द्वारा अब दोनों आयोगों को अलग कर दिया गया। तो पहले ये एक ही में बनाए गए थे, एससी और एसटी आयोग, लेकिन 2003 में 89वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको अलग अलग कर दिया गया। तो पहला सही है। यह आयोग अनुसूचित जातियों और जनजातियों को वित्त उपलब्ध कराता है। ये वित्त नहीं उपलब्ध कराएगा, वित्त कहां से लाएगा? इसको खुद अपने खर्चे के लिए व्यवस्था करनी पड़ेगी, गवर्नमेंट इसके लिए अलॉटमेंट करेगी तभी इसका खर्चा चल पाएगा। वित्त उपलब्ध नहीं कराता है, ये बाकी और चीजें देखता है, उनके अधिकारों के संरक्षण की बात करता है, उनके अन्य जो मुद्दे होते हैं उन पर ये हस्तक्षेप कर सकता है, लेकिन वित्त उपलब्ध नहीं कराता है। दूसरा गलत है, पहला सही है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। संबंधित योजनाओं के क्रियान्वयन पर नजर रखता है, यानी कि नजर रखेगा कि वो सही से क्रियान्वित हो रही है कि नहीं, पैसे वैसे की बात ये नहीं करेगा। अगला जो प्रश्न है, योजना आयोग के बारे में कौन सा कथन असत्य है? योजना आयोग पर एक प्रश्न तो बनता ही है। योजना आयोग जो था ये एक संवैधानिक संस्था था, संवैधानिक संस्था थी। प्लानिंग कमीशन वाज एन एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी अगर आपसे कहा जाए तो ये बिल्कुल सही है। इसकी स्थापना केसी नियोगी समिति की सिफारिश पर हुई थी, ये भी बिल्कुल सही है। और इसकी स्थापना 1950 में की गई थी, इसी में दिया हुआ है, ये भी सही है। योजना आयोग का अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होता था, ये भी सही है। जैसे नीति आयोग का अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होता है, वर्तमान समय में पीएम नरेंद्र मोदी जी हैं तो वो अध्यक्ष है। आगे चल के पीएम आप बन जाएंगे तो आप अध्यक्ष हो जाएंगे अगर नीति आयोग रहा। उपाध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसके जो उपाध्यक्ष होते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण पद है। अध्यक्ष तो केवल नाम मात्र के हैं, लेकिन काम तो उपाध्यक्ष ही करते हैं ना। तो केंद्रीय मंत्री के बराबर उनको दर्जा मिलता है और इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करते हैं, इनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री करते हैं। तो डी ऑप्शन इसका गलत हो जाएगा, यही सही उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न, नीति आयोग का पूर्ण रूप क्या है? कई बार ये पूछा गया है। तो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये तो आपको पता है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तीन स्टेटमेंट यहाँ पर, चार स्टेटमेंट दिए हैं। नीति आयोग ने योजना निर्माण की पूरी प्रक्रिया को ही परिवर्तित कर दिया है। पहले जैसे होता था, राष्ट्रीय विकास परिषद थी, योजना आयोग था, उससे पास होते थे सब, ठीक है, लेकिन अब ये पूरी प्रक्रिया बदल गई है। नीतियां टॉप टू डाउन की ओर बनेंगी, यही इसमें पलटा है। पहले ये टॉप टू डाउन बनती थी, अब डाउन टू टॉप होता है, ठीक है ना, जिसको बोलते हैं बॉटम टू अप, है ना, मैं उसका उल्टा बोल रहा था। तो वो टॉप टू डाउन नहीं होता है, डाउन टू टॉप, जिसको बोलते क्या है, बॉटम टू अप। तो ये सी सही है, बी गलत है, ए सही है। और अगला दिया हुआ है कि हमारे देश में योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग कार्य कर रहा है, तो नीति आयोग कार्य कर रहा है, ये भी सही है। बी ऑप्शन इसका गलत है, यही सही उत्तर हो जाएगा क्योंकि असत्य पूछा जा रहा है। जब भी आप प्रश्न करें तो पहले देखें सत्य असत्य है नहीं है ना, निगेटिव पॉजिटिव कैसा स्टेटमेंट है। क्वेश्चन मार्क अगर लगा हुआ है तो कोई जरूरी नहीं कि प्रश्न बस यही पूछा जा रहा है क्या है क्या नहीं है, भी तो पूछा जा सकता है। तो उसको सही से पढ़ना सीखिए। क्वेश्चन आपने सही से पढ़ लिया, आधा प्रश्न वहीं पे सॉल्व हो गया। उसके बाद अब आपकी ज्ञान की बारी आती है। क्वेश्चन गलत पढ़ लिया, पूरा प्रश्न वहीं पे खत्म हो गया। आप कितने बड़े कालिदास हैं कोई मतलब नहीं है, ठीक है, ये बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, बिल्कुल सही है। नीति आयोग का उपाध्यक्ष केंद्रीय गृह मंत्री होता है, गलत है। उपाध्यक्ष अलग से चुना जाता है। वर्तमान समय में नीति आयोग का उपाध्यक्ष कौन है, कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है। तो दूसरा गलत है, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल, ये मैं गलत टिक कर रहा हूं, पहला सही है दूसरा गलत है, ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नीति आयोग का उद्देश्य है? जब नीति आयोग गठित किया गया था उस समय ये प्रश्न सोचा जा रहा था, खूब पूछा जाएगा। यूपीएससी का एग्जाम, नीति आयोग में कई पेज तैयार किए गए, पहले भी मैं घटना बता चुका हूं। यूपीएससी ने पूछा कि नीति आयोग किस आयोग के स्थान पर आया है। बाकी लोगों ने 3-3, 4-4 पेज को रटा कि ये क्वेश्चन आएगा, वो क्वेश्चन आएगा, ये तीर मारेंगे। उसने बस यही पूछकर और कहा बेटा शांत रहो, हम यूपीएससी हैं। पीसीएस भी, अब जो यूपी कमीशन है ये भी यूपीपीएससी भी उसी में जा रहा है, उसी ट्रैक पे। तो अब तो ये प्रश्न पूछा नहीं जाए किसके स्थान पर आया है,
राज्यों की सक्रिय भागीदारी, पहला ऑप्शन। नीति आयोग का उद्देश्य है, बिल्कुल सही है। समाज के उन वर्गों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा जो अब तक आर्थिक लाभ से वंचित हैं, बिल्कुल ये भी उद्देश्य था। दीर्घ अवधि के लिए रणनीतिक नीति तथा कार्यक्रम का ढांचा तैयार करना, ये भी इसका उद्देश्य था। ठीक है, तो ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट जो दिए हैं वो बिल्कुल सही है और डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये तीनों के तीनों उद्देश्य इसके थे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि ये जो उद्देश्य है, ये कभी जब मेंस आप लिखिएगा तो मेंस में भी आपके काम आ जाएंगे। अगला जो प्रश्न है वो प्रश्न भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 1 मिनट। अगला जो प्रश्न है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय मानवाधिकार के बारे में है। राष्ट्रीय मानवाधिकार क्या है? एक संवैधानिक निकाय है कि गैर संवैधानिक निकाय है, वैधानिक निकाय है या न्यायालयी निकाय है? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार जो है ये एक वैधानिक निकाय है। वैधानिक निकाय इसलिए है कि 1993 में एक अधिनियम को पारित किया गया था, तो अधिनियम से जब कोई बनेगा तो वो क्या होगा? वैधानिक निकाय होगा। तो सी ऑप्शन हो जाएगा। कब बना था? 1993 में। कैसा है? वैधानिक यानी स्टैट्यूटरी बॉडी है और राष्ट्रीय मानवाधिकार ह्यूमन राइट कमीशन। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय मानवाधिकार का अध्यक्ष बन सकता है, यानी कि जो राष्ट्रीय मानवाधिकार है उसके एक अध्यक्ष होते हैं। कौन बन सकता है अध्यक्ष? उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या फिर सर्वोच्च न्यायालय के वेतन एवं भत्ते केंद्र सरकार निर्धारित करती है। क्या ये बात सही है? केंद्र सरकार निर्धारित करेगी? बिल्कुल करेगी। और आयोग का सबसे प्रमुख कार्य है मानवाधिकारों के हनन की शिकायतों की जांच करना। प्रमुख कार्य इसका यही है ही है, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है वो केंद्रीय सतर्कता आयोग पर है। केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन किस समिति के सिफारिश के आधार पर हुआ था? 1962 की बात है, एक समिति का गठन हुआ था, वो समिति थी संथानम समिति। संथानम समिति ने 1964 में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। 1964 में जब उन्होंने रिपोर्ट सौंपी तो उसी रिपोर्ट के आधार पर केंद्रीय सतर्कता आयोग विजिलेंस कमीशन का गठन किया गया था। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, केंद्रीय सतर्कता आयोग एक सांविधिक निकाय है, सांविधिक संस्था है, क्या ये सही है? संवैधानिक संस्था तो ये मतलब ये जो आयोग है ये मूलतः ये आयोग ना तो संवैधानिक संस्था है और ना ही सांविधिक संस्था है, ये ध्यान रखिएगा, है ना। लेकिन सितंबर 2003 की बात है, संसद द्वारा एक अधिनियम पारित किया गया और उस अधिनियम के अंतर्गत इसको सांविधिक दर्जा दिया गया था। स्टैट्यूटरी बॉडी का दर्जा 2003 में दिया गया। मूल रूप से ये नहीं थी, लेकिन 2003 में इसको दे दिया गया। तो पहला इसमें सही हो गया। दूसरा है कि केंद्रीय सतर्कता आयोग एक सदस्यीय निकाय है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं ये एक बहुसदस्यीय निकाय है। एक अध्यक्ष जो इसके आयुक्त होते हैं और 2 या 2 से कम कोई भी इसके अन्य आयुक्त होते हैं। तो एक अध्यक्ष मतलब जो मुख्य आयुक्त होते हैं, मुख्य सतर्कता आयुक्त, और 2 और होते हैं, मतलब मुख्य सतर्कता आयुक्त +1 होगा या +2 होगा। ठीक है, तो इस तरीके से दूसरा गलत हो जाएगा, पहला सही, ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय सतर्कता आयोग सीवीसी इसको बोलते हैं के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। प्रधानमंत्री क्यों नियुक्ति करने लगे? इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, तो पहला गलत हो जाएगा। और आयोग के अध्यक्ष व अन्य सदस्यों का कार्यकाल 4 वर्ष या 65 वर्ष आयु जो भी पहले पूरी हो यही निर्धारित किया गया है। तो ये 4-65 होता है, 6-65 या 5-65 नहीं होता है, इसलिए पूछा भी खूब जाता है। तो दूसरा सही है, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है और ये आज के टॉपिक का लास्ट प्रश्न है, फिर करंट अफेयर को हम देखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट है कि संविधान में चुनाव आयोग की चर्चा अनुच्छेद 324 में है, और आगे जो क्वेश्चन बचेगा चुनाव आयोग का वो अगले एपिसोड में हम करेंगे। तो अनुच्छेद 324 में इसकी चर्चा की गई है। अनुच्छेद 324 में बात की गई है कि एक स्वतंत्र संस्था होगी और जो निष्पक्ष चुनाव कराएगी, और इस जो इसके बारे में बात की गई चुनाव आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त और इसमें दिया हुआ है 4 अन्य चुनाव आयुक्त होंगे। तो ये गलत है, दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा क्योंकि 4 नहीं 1+2 पे ये काम कर रही है ना, तो दूसरा गलत है, पहला सही है, ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब आगे के करंट अफेयर के प्रश्नों को देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं हमारी टीम की तरफ से आपके लिए एक सूचना है। वही सूचना है, प्रचार है, ये थोड़ी देर के लिए आप अपना कान बंद कर सकते हैं। ये प्रचार सामग्री है इसलिए क्योंकि ऑफिस को रन करने के लिए अगर कोई कोर्स नहीं बिकेगा तो कुछ हो नहीं पाएगा, ठीक है ना। आप ये मत समझिएगा कि ये मर्सिडीज बेंज खरीदने के लिए है।
तो ये हमारी टीम कहती है मुझसे, इसलिए मैं ऐसा कहता हूँ। कई बार मेरे पास मैसेज आते हैं कि सर आप बीच में प्रचार करने लगे हैं। तो मैं घड़ी डिटर्जेंट पाउडर का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, उसने मुझे कोई 1-1.5 करोड़ रुपए नहीं दिए हैं। मैं अपनी चीजों का प्रचार कर रहा हूँ, प्रचार नहीं, केवल आप तक वो सूचना पहुंचा रहा हूँ, कोई बाध्यता नहीं है। अगर आप यूपीपीसीएस का, आरओ या आरओ का एग्जाम दे रहे हैं, अपनी तैयारी में कुछ हमारी मदद चाहते हैं, हम ये दावा भी नहीं करते हैं इसमें कि उसको ज्वाइन करने के बाद आप इतनी बड़ी तीर मारेंगे कि उससे लंबी तीर किसी की नहीं होगी। अगर आप हेल्प चाहते हैं तो टेस्ट सीरीज और क्रैश कोर्स के जो प्रोग्राम है हिंदी के लिए, जीएस के लिए या यूपीपीसीएस के जीएस और सीसैट के लिए, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए हमारा नंबर है 6307281212। इस पर व्हाट्सएप करके आप जानकारी ले सकते हैं। हमारा ऐप है आईएएस प्रेप एकेडमी के नाम से प्ले स्टोर पर, उसको डाउनलोड करके वहां से भी कोर्स एक्सेस करके परचेज कर सकते हैं। चलिए करंट अफेयर के प्रश्न को देखते हैं। करंट अफेयर के आज का पहला प्रश्न है, किसकी अध्यक्षता में मां बनने की उम्र से संबंधित मामलों की जांच करने, मातृ मृत्यु दर को कम करने के लिए एक समिति का गठन, यानी कि इस पे वो विचार करेगी। ये जो समिति होगी वो किसकी अध्यक्षता में गठित की गई है? ये जया जेटली की अध्यक्षता में ये समिति गठित की गई, भूलिएगा नहीं, जया जेटली, ठीक है। और वर्तमान में कानून है कि पुरुष और महिलाओं के लिए विवाह की जो न्यूनतम आयु है 21 वर्ष और 18 वर्ष है। 21 वर्ष का पुरुष कम से कम होना चाहिए, 18 वर्ष की महिला। हो सकता है आगे विचार हो, इसको बढ़ा दिया जाए आगे, ठीक है ना। 1875 में वयस्क अधिनियम पारित हुआ था, उसी में वयस्क माना जाता है 18 साल से ऊपर के पुरुष या महिला को। अब आगे इस पर कुछ विचार किया जाएगा, खास करके इसका जो फोकस होगा मां बनने की उम्र और मातृ मृत्यु दर कम करने के जो उपाय हैं उसको करना। अगला जो प्रश्न है, किस संस्थान द्वारा जलवायु परिवर्तन और हिमालयी क्षेत्र पर इसके प्रभाव का एक ऑनलाइन अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया जाएगा? तो ये संस्थान है आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशन साइंसेज, नैनीताल। कहां पर स्थित है? नैनीताल में स्थित है। सबसे इंपॉर्टेंट तो यही हो गया कि आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशन साइंसेज ये नैनीताल में है। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या करेगा? जलवायु परिवर्तन हिमालय क्षेत्र में इसके प्रभाव को ये ऑनलाइन अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन के द्वारा आयोजित करके विचार विमर्श करेगा। अगला जो प्रश्न है, हनी मिशन योजना के तहत मधुमक्खी बक्से का वितरण किस संगठन के द्वारा किया जाएगा? हनी मिशन है तो जाहिर सी बात है मधुमक्खी से रिलेटेड होगा, क्योंकि ये पंजाब नहीं है। पंजाब में हनी बहुत सारे लोगों का नाम भी होता है, यहाँ भी होता है। पता नहीं वो लोग मीठे होते हैं कि नहीं, वो आप बता सकते हैं, आपके संपर्क में कोई हो तो। हनी मिशन खादी और ग्राम उद्योग जो आयोग है उसके द्वारा बक्से वितरण करने का कार्य हो रहा है हनी मिशन के अंतर्गत। तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकता दिवस मनाया जाता है किस तिथि को? कार्मिक मंत्रालय की एक अधिसूचना अभी जारी की गई और इसमें 31 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गुजरात के स्टेच्यू ऑफ यूनिटी में एकता दिवस का ये मतलब अवसर पर कुछ कार्यक्रम जो भी किया जाएगा, और ये एक पुरस्कार भी इसमें चालू किया गया। तो ये एकता दिवस मनाया क्या जाता है, ये ध्यान रखिए 31 अक्टूबर को। बाकी जो होता रहता है, अगर किसी को वैसा पुरस्कार मिलेगा तो इसमें एक चीज ये इंपॉर्टेंट है कि यह पुरस्कार जो दिया जाएगा, प्रधानमंत्री पुरस्कार दिया जाएगा इसके अंतर्गत। तो प्रधानमंत्री पुरस्कार किसको दिया जाता है? जब आप कलेक्टर बन जाएंगे, एसडीएम बनने के बाद में, तो कलेक्टर जो आर्थिक विकास के लिए अच्छा प्रदर्शन करते हैं उनको प्रदान किया जाता है। ये इतना जान लीजिए, बाकी डेट इंपॉर्टेंट है पीसीएस के लिए। अगला जो प्रश्न है, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड DFCCIL के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो जो DFCCIL है ये एक विशेष उद्देश्य संवाहक है, रेल मंत्रालय के अधीन है। इसे 3 डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर परियोजनाओं को पूरा करने के लिए तैयार किया गया है और इसको कंपनी अधिनियम 1956 के तहत 30 अक्टूबर 2006 को कंपनी के रूप में पंजीकृत किया गया है। तो ये तीनों की तीनों स्टेटमेंट सही है। हो सकता है आपसे कभी पूछे जाए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। एक सूचना आप लोगों के लिए है, अगर आप लोग संडे से जो आने वाला संडे है टेस्ट में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, मैं डेली 30 को बंद करने पे विचार करूंगा। इतना जूझने के बाद में अगर इससे रिजल्ट ना आए तो मेरे ये गला फाड़ने, 4 घंटे इस पे मेहनत करने, टीम वर्क करने कोई मतलब नहीं है इसका, ठीक है। मेरी भी कुछ आशाएं हैं। आशाएं केवल पैसे की नहीं होती है, ये भी ध्यान रखिएगा। जिंदगी में केवल पैसा ही नहीं चाहिए, मेरी भी आशाएं हैं। मैंने डेली 30 इसलिए स्टार्ट किया था कि इससे सुपर 30 निकल सके। किसी को कॉपी भी मैंने नहीं की थी, ये अलग टाइप का एक प्रोग्राम है और शायद किसी भी यूट्यूब चैनल, जितने भी पढ़ाई वाले यूट्यूब चैनल हो, उस पर डेली 30 जैसा कुछ नहीं चल रहा है, ये मेरा दावा है। बाद में किसी ने शुरू किया होगा 4 अप्रैल के बाद तो किया होगा, नहीं तो ये यूनिक प्रोग्राम था। टेस्ट में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, मेरे पास सुविधाएं हैं, मैं उन तक वीडियो पहुंचा सकता हूं जो लोग टेस्ट में पार्टिसिपेट करेंगे।
आई हैव ऐप, आई हैव ओन वेबसाइट, मेरे पास सारी सुविधाएं हैं। मैं लॉगिन आईडी पासवर्ड दे दूंगा, 2 दिन बैठ जाऊंगा, मैं सारे लोगों को रजिस्ट्रेशन कर दूंगा, जो टेस्ट देगा वही डेली 30 देखेगा। ऐसा मैं कर सकता हूँ। एड रेवेन्यू मेरे पास कोई इतना नहीं आ रहा है कि महीने में इतना ज्यादा एड रेवेन्यू आ रहा है कि डेली 30 बंद कर दूंगा तो अगले दिन से मुझे शर्ट खरीदने या खाने के लाले पड़ जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा दूर दूर तक मत सोचिएगा, ठीक है ना, कि ये सब मैं ऐसे झूठ बोल रहा हूँ। अगर टेस्ट नहीं देना है डेली 30 भी मत देखिए। खिलवाड़ क्यों कर रहे हैं आप? अपने साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, मेरी भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। मैंने इसको शुरू किया था कि आप लोग हफ्ते भर पढ़ेंगे, फिर संडे को टेस्ट देंगे, आपकी अच्छी तैयारी होगी। आप नहीं कर रहे हैं क्योंकि आपका वैसे ही इतना तैयार है। आप लोग डेली 30 ना भी देख रहे हैं, कभी देखा कभी नहीं देखा, मेरा मन करेगा देखेंगे, नहीं देखेंगे मत देखिए, कोई वो नहीं जाता है। लेकिन अगर आप थोड़ा सीरियस हैं तभी यहां बने रहिए। मैं गैर जिम्मेदार नहीं हूं, मैं फीवर में क्लास ले सकता हूं अगर, तो आपको भी गैर जिम्मेदार नहीं होना चाहिए, है ना। 100 से ऊपर मेरे रेगुलर फीवर 3 दिन से आ रहा है, एक दिन भी क्लास मिस हुई है? मुझे लाइव आना रहता है, मैंने मिस किया है क्या? आप क्यों मिस करते हैं संडे को? आपके पास 1 घंटे का टेस्ट है, 30-40 मिनट उसमें लगते हैं, अगर सही से स्पीड से करिए, क्यों नहीं देते हैं? आप अगर बहुत बड़े दादा हैं तो मैं उससे बड़ा दादा हो सकता हूं। मैं उन्हीं लोगों को टेस्ट डेली 30 वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा, फ्री में कराऊंगा, लेकिन उन्हीं लोगों को करवाऊंगा जो लोग टेस्ट देंगे, तो इसको मैं बंद कर दूंगा। अगला जो प्रश्न है, भारत में सबसे लंबे नदी रोपवे के बारे में कौन सा कथन असत्य है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। असम के गुवाहाटी में देश का सबसे लंबा नदी रोपवे बनाया गया है, बिल्कुल सही है। यह रोपवे ब्रह्मपुत्र नदी के 2 किनारों को आपस में जोड़ेगा, यह भी बिल्कुल सही है। इस रोपवे की जो लंबाई है, यह रोपवे 1.8 किलोमीटर 1.8 किलोमीटर लंबा है, ये भी सही है। लास्ट में जो दिया है कि इससे उत्तरी गुवाहाटी और शहर के मध्य हिस्सों के बीच यात्रा का समय घटकर 32 मिनट हो जाएगा, ये थोड़ा सा ये कुछ गलत दिया हुआ है। इसमें यह है कि ये 8 मिनट में ये पूरा समय हो जाएगा, 32 मिनट नहीं, ये 8 मिनट हो जाएगा, ठीक है। और इसमें जो रोपवे है, इसमें 2 केबिन है और हर केबिन में 30-30 लोग बैठ सकते हैं। आप लोग जाइए, घूम कर आइए, जब ये बन जाए, है ना। तो ये ठीक है। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट है कि बोडा जनजाति उड़ीसा में मलकानगिरी जिले की पहाड़ियों में रहने वाला आदिवासी समुदाय है। दूसरा है कि बोडा जनजाति को रेमो बोडा या बोडो के नाम से भी जाना जाता है। तो बोडा जनजाति में प्रश्न पूछा जा सकता है, ये उड़ीसा में है और उड़ीसा में भी मलकानगिरी जिला है, वहां की जो पहाड़ियां हैं वहां पर है। तो पहला भी सही है और दूसरा भी सही है। बोंडो भी कहा जाए या रेमो बोंडा कहा जाए, ये सब बोंडा के बारे में ही बात किया जा रहा है, ये एसटी है। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट है, हाल ही में मद्रास उच्च न्यायालय ने नगर निकायों में घोड़ों तथा अन्य जानवरों में होने वाली ग्लैंडर्स बीमारी के प्रसार को रोकने के लिए कदम उठाने को कहा है। और दूसरा है, ग्लैंडर्स मुख्य रूप से घोड़ों में पाई जाने वाली बीमारी है। ग्लैंडर्स घोड़ों में होती है, ये आपसे प्रश्न भी पूछा जा सकता है अलग एक क्वेश्चन बना के। लेकिन ये जो आदेश जारी हुआ है, ये मद्रास उच्च न्यायालय ने, मद्रास हाई कोर्ट ने नहीं किया है, ये आदेश जारी किया है दिल्ली उच्च न्यायालय ने। तो पहला गलत है, दूसरा सही है, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और ये बुरखोल्डेरिया मल्ली नामक एक बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरियम बुरखोल्डेरिया मल्ली, उसी के द्वारा ये फैलता है, ये जीवाणु है, उसी के द्वारा फैलता है। ये ध्यान रखिएगा, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। यह बीमारी मनुष्यों में भी हो सकती है, लेकिन ग्लैंडर मुख्य रूप से घोड़ों में ही पाई जाती है। तो ऐसा नहीं है कि मनुष्यों में हो नहीं सकती है, लेकिन मुख्य रूप से ये किसमें पाई जाती है? घोड़ों में। जब भी ऐसा स्टेटमेंट है मनुष्य में नहीं हो सकती है, तो क्यों नहीं हो सकती है? चमगादड़ से अगर कोरोना मनुष्यों में आ सकता है तो ये भी आ सकता है, ठीक है। अगला जो प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य द्वारा सुप्रीम कोर्ट में अपने लोकायुक्त को हटाए जाने के संदर्भ में एक याचिका दायर की गई थी? ये जो घटना घटी, ये घटना घटी है नागालैंड में। सुप्रीम कोर्ट में नागालैंड ने अपने लोकायुक्त को हटाए जाने के संदर्भ में एक याचिका दायर की थी और इस पर सुप्रीम कोर्ट ने लोकायुक्त के लिए अपनी शक्तियों और कार्यों के प्रयोग को बंद करने तथा अपने सभी कार्यों को उप लोकायुक्त को हस्तांतरित करने का नोटिस भी जारी किया है, इसलिए चर्चा में थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नागालैंड। और ये जो राज्य के द्वारा याचिका दायर की गई थी, उसमें न्यायालय से लोकायुक्त की संस्थागत अखंडता को बनाए रखने के लिए संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी असाधारण शक्तियों का प्रयोग करने का निवेदन किया गया था। लोकायुक्त के बारे में अगर बात किया जाए तो भ्रष्टाचार को रोकने के लिए भ्रष्टाचार विरोधी प्राधिकरण जो बनाया गया, उसी में लोकपाल की नियुक्ति होती है और सरकार द्वारा जनता के हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए ये एक अधिकारी होता है जो नियुक्त किया जाता है।
यह लोक सेवकों के खिलाफ जो भी भ्रष्टाचार या कुप्रशासन के आरोप होते हैं उनकी जांच करता है, और इसका कार्य लोक शिकायतों के त्वरित निवारण का भी होता है। ये ध्यान रखिएगा। ये लोकायुक्त के बारे में इतनी बातें। अंतिम प्रश्न है, मेरी बातों को बहुत गंभीरता से लीजिएगा, मेरी बातों को बहुत गंभीरता से लीजिएगा, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। मुझे दुख होता है यार, बिल्कुल दुख होता है। मैं देखता हूं कि चलो कर कुछ नहीं देखता हूं, आगे देखूंगा। मेरे पास सिस्टम है, मैं इसको लॉगिन आईडी पासवर्ड दे दूंगा, ऐप पे प्रोवाइड करा दूंगा, ये डेली 30 बंद कर दूंगा मैं यूट्यूब पे इसको। लास्ट प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट है, पर्यटन मंत्रालय के द्वारा देखो अपना देश वेबिनार सीरीज, जब से ये लॉकडाउन हुआ ना, तो ये सब वेबिनार सीरीज और ये सब बहुत जारी की गई। तो वेबिनार सीरीज के 50वें सत्र, पहला भी शुरू हुआ था, दूसरा हुआ था, तो मैंने उसमें डिस्कस किया था डेली 30 में ही। तो 50वें सत्र में हैदराबाद की सांस्कृतिक विरासत, कल्चरल हेरिटेज ऑफ हैदराबाद का आयोजन किया गया। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। पहला स्टेटमेंट जो है ये बिल्कुल सही है। 50वां सत्र इससे रिलेटेड था, और जब 50 पूरा होता है कुछ तो पूछा जाता है, और इसके तहत एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को भी प्रोत्साहित किया जाता है। तो बिल्कुल सही है, ये भी बात सही है। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। आप लोग अच्छे से रहें, स्वस्थ रहें, मेरे जैसा बुखार आपको ना हो, आप लोग पढ़ते रहें, और कोरोना से भी बचे रहें, खाते पीते रहें, अच्छे से रहें। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।